दोस्तों कैसे हो। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, उसमें ये बोला जाता है कि जब एक कोई रस्सी एक पत्थर के ऊपर लगातार घिसी जाती है तो एक रस्सी भी एक पत्थर के ऊपर निशान बना देती है, और अगर कंटिन्यूअस वो चलते रहे तो उस पत्थर को बीच में से काटने की भी हिम्मत रखती है वो रस्सी। आखिर उस रस्सी के अंदर ऐसा क्या है? तो उस रस्सी के अंदर है कि वो रेगुलर उसी तरीके से उसी जगह पर रेगुलर घिसी जाती है। तो वो जो उसकी रेगुलरिटी है वही वो उस तरीके से उस एक ऐसी रस्सी को जो कि पत्थर के आगे कहीं कठोरता में टिक भी नहीं पाएगी, वो उसके ऊपर निशान बनाकर उसको तोड़ने की भी हिम्मत रखती है। तो इसी तरीके से अगर जिंदगी में आप लोग अपने आप को रेगुलर रख पाते हैं, अपने आप को पंक्चुअल रख पाते हैं, जो काम करना है उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो भी आप लोगों की जिंदगी ऐसे ही तरीके से एक निशान बनाकर जाएगी इस दुनिया पे कि जिसको कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। बोला यह जा रहा है कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे मॉर्निंग में उठा नहीं जाते हैं। अगर उनकी कोई ट्रेन हो या फिर कोई कमिटमेंट हो मॉर्निंग में तो तुरंत उठ जाएंगे, पर लेकिन रेगुलर अगर उनको बोलो कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करनी है तो फिर उनके साथ में जबरदस्ती हो जाती है। तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग कमिटमेंट कितना अपनी चीज को देकर कर पा रहे हैं। क्या वही वाला कमिटमेंट है आप लोगों के लिए जो कि एक दिन का कमिटमेंट रहता है कि आज तो यार टिकट है, सुबह निकलना है तो उठना है, कल थोड़ी ना उठना है, कल तो मजे में सोना है। तो आप लोगों को अपने आप को अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए भी ऐसा ही कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर वो वाला कमिटमेंट दिखाने के लिए आप लोग तैयार हैं तो फिर आप लोगों के टारगेट को आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपने अंदर वो कमिटमेंट लेकर आओ अगर रियलिटी में अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो तो। एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे देखने को मिला, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि लेक्चर सुनने के बाद में सर शरीर में घी सा गल जाता है। मैंने कहा यार घी के साथ में थोड़ी शक्कर मिला लो या फिर बुरा मिला लो, जो छुट्टे भी लगे मीठा बना के खाओ अच्छे से। कैसे कैसे कमेंट करते हो, कई बार तो पढ़ के भी ना मतलब हंसी आ जाती है रियलिटी में। अच्छा लगता है यार कई बार आप लोग कमेंट पढ़ते हुए। टकटकी लगाकर वीडियो को देखना ताकि अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सको। उससे ही रहता है, मुझे भी ना कई बार जब मन वैसा रहता है, भारी भारी हो गया, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो कई बार ना दिल खुश हो जाता है उसको सुनकर। तो अपना कमेंट फीडबैक हमेशा देते रहा करो। बात करेंगे पहले क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। शानदार लेक्चर रहने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेक्चर, स्टार्टिंग में ही मैं सॉरी बोल दे रहा हूं क्योंकि लेक्चर कल भी थोड़ा लेंदी था, आज भी लेंदी होगा क्योंकि टॉपिक कई सारे हैं जो कि बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर जो रहता है वो करंट अफेयर का नहीं है, करंट और प्लस स्टैटिक है। यानी कि इस लेक्चर को सुनने के बाद में आप लोगों को ये लगेगा कि उसका बैकग्राउंड, जहां हिस्ट्री की बात होगी, ज्योग्राफी की बात होगी, पॉलिटी की बात होगी, इकोनॉमी की बात होगी, वो भी साथ में आप लोगों का कवर होता चल रहा है। तो ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों को देखने को मिलता है, तो अच्छे से उसको एंजॉय करिएगा आप लोग, ठीक है। अभी रिसेंटली डायनासोर की एक नई प्रजाति देखने को मिली है। तो ये नई प्रजाति कहां से आ गई, मतलब अभी नहीं है, पुराने टाइम पे होती थी, अभी आएगी तो कोई रुक नहीं पाएगा उसके सामने, ठीक है। मूवीज में देखा होगा ना, अफरा तफरी मच जाती है एकदम। तो ये जो डायनासोर की प्रजाति है इसका नाम रखा गया है, और इस नाम को अगर आप लोग बोले तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसको यहाँ पर आप लोग बोलेंगे तो इसको बोला जाता है कोल्ड बोन। तो यहाँ पर यानी कि ठंडी हड्डियां। तो जानेंगे ये डायनासोर क्या पहले था या फिर अभी आया है, किस एरिया में ये पाया जाता है, तो ग्रीनलैंड वाले में। ग्रीनलैंड जो है वो किस कंट्री के अंडर में आता है। तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें जो कि आप लोगों के मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, और डायनासोर के बारे में कुछ बातें जानेंगे तो समझेंगे डिटेल में आर्टिकल को। इसी के साथ में यहाँ पर एक शब्द यूज किया जा रहा है जिसका नाम है यहाँ पर इन्यूट। तो ये एक तरीके की ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है जो कि सिमिलर आर्टिक जो रीजन है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे ये अपना गोला है, ये है हमारी पृथ्वी, तो इसके ऊपर आप लोगों को नॉर्थ और यहाँ पर साउथ आप लोगों को नजर आएगा। तो ऊपर वाले रीजन में होता है आर्टिक और यहाँ पर होता है अंटार्कटिक। तो यहाँ पर इस वाले रीजन की बात करेंगे हम लोग, और इसी रीजन में आप लोग ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। तो मैप भी जाएगा साथ में, और साथ में सारी चीजें कवर होगी डिटेल में, बिल्कुल ठीक है। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक तरीके से जो लेबर को देखरेख करती है। अभी हमारे ना बहुत सारे भाई बहन जो थे एक तरीके से दूसरे राज्य में काम करने गए हुए थे, जब यहाँ पर लेबर फोर्स फिर वहां पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो अपने एरिया में आने लगे। तो सारा वो जो भी मैनेजमेंट उस टाइम पर देखना होता है वो सारा लेबर मिनिस्ट्री के काम में आता है। सारी चीजें, इनकी पेंशन के बारे में बात करनी है, जहां पर भी आप लोग जॉब कर रहे हैं आप लोग की पेंशन वगैरह जो भी ये सारी चीजें होती है सब लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा भी बोला गया 46 लाख यानी कि 40 लाख जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो ये अभी रजिस्टर कर चुके हैं PMSYM इसके अंदर। तो इस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है, और इस स्कीम में क्या क्या क्राइटेरिया है बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली अभी ये स्कीम। और आगे चलकर कोई आप लोग के आसपास में ऐसा इंसान देखने को मिल जाता है ना जो कोई दिक्कत फेस कर रहा है, तो आप लोग उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि चाचा या फिर जो भी है
आपके आसपास में कोई बाबा चाचा ताऊ जिसको लगे कि हाँ यार स्कीम के बारे में बताया जा सकता है तो उसको आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन एज का क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये स्कीम कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसको बेसिकली बनाया तो गया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, पर लेकिन इंप्लीमेंट किया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जिसको बोलते हैं ना, इसी के साथ में यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस सेंटर, इनके द्वारा मिलकर इसको इंप्लीमेंट किया था। तो समझेंगे पूरा प्रक्रिया क्या है। एक बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल रहेगा आप लोगों के सामने, बात करेंगे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो आर्टिकल है सुनकर मजा आ जाएगा आप लोगों का, इतने डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, हमारी कंट्री में 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जा रहा है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। क्यों भाई, इसलिए कि ताकि वहां पर भीड़ भाड़ न लगे, जिसको जाना है फटाफट अपना थोपड़ा दिखाओ और निकल जाओ, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि वहां पर उठकर अपनी पूरी आईडी निकालो, आधार कार्ड है कि नहीं है, अरे इसमें तो फोटो ही नहीं आ रहा तुम्हारा ढंग का, अब वो चक्कर नहीं है, फोटो सारा आप लोगों का सामने, वहां पर निकलो फटाफट, ठीक है। देश में कब से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो लोगों का टाइम बचेगा, और टाइम से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट इस धरती पर चीज मुझे तो लगती नहीं है। अगर आप लोगों को लगती है तो आप लोग बता दो, मैं भी देख लूंगा उसको कि यार क्या पता मेरे वाली चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वाली वो चीज हो। टाइम देखे यार, उससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं लगती मुझे धरती पे, कोई भी नहीं है, मैं उसके साथ में किसी को कंपेयर ही नहीं करता हूं। और इसके अलावा अगर अपने देश के अंदर आप लोग बात करें तो हमारे देश में जो कांस्टेबल है, तो आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलते होंगे, दुनिया भर के कांस्टेबल है, कभी कुछ यहाँ खड़े हैं कुछ वहां खड़े हैं, पर लेकिन रियलिटी में पता आप लोगों को कि हमारे देश में 1 लाख जो सिटीजन है उनके हिस्से में कितने कांस्टेबल आते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। डैम सेफ्टी के बारे में, डैम सेफ्टी के बारे में पॉलिटिकल एंगल आप लोगों को बताऊंगा, कहां पर किस तरीके से क्या क्या कंडीशन चल रही है देश के अंदर, क्यों यहां पर लेकर ये इतना ज्यादा न्यूज में है, आखिर जरूरत ही क्यों पड़ेगी इसको, तो सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। पॉलिटी का बहुत डिटेल वाला पोर्शन कवर करने वाला हूं इसको लेकर मैं, मतलब ना आप लोग बाद में बोलोगे वाह मजा आ गया, ठीक है, और ये मैं मजा सबको देना चाहता हूं तो मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के। इसी के साथ में आप लोगों को पता है हमारे देश में जो किसान है उनके ऊपर भी एनपीए देखने को मिलता है, तो ये एनपीए क्या है इसके बारे में बताएंगे। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसने बोला कि किसानों का जो एनपीए है वो लगभग इतना ही है जितने यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर होता है उससे थोड़ा सा कम है, और जो सर्विस सेक्टर के ऊपर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहां पर किसानों के लिए क्यों हम लोग बैड बैंक नहीं बना सकते, तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, बारे में सुना तो हो गया आप लोगों ने इसके बारे में। इसका एक सेक्शन ऐसा है जो देशद्रोह के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, स्टार्टिंग में ये सेक्शन था नहीं हमारे संविधान के अंदर, वो सॉरी संविधान के बोलो इंडियन पिनल कोड के अंदर, ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता है, बाद में इसको ऐड किया गया। पहले तो लग रहा था कि यार सीधे साधे लोग हैं काम चल जाएगा ऐसे अंग्रेजों को, फिर अंग्रेजों को लगा कि नहीं सीधे साधे नहीं है भाई साहब, जीना हराम कर देंगे हमारा, तो उनको लगा कि अब इसको लाना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर, हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर इनको लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर इनको लगने लगा कि यहाँ पर जो है ये हमारे नाक में दम करके रखेंगे तो ये सही तरीका है इनको कंट्रोल करने का, तो उसके लिए यहाँ पर ये लेकर आया गया। अभी न्यूज में क्या है तो वो पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में आर्टिकल में बताऊंगा, काफी अच्छे से बिल्कुल डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान से आप लोगों को सुननी है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही कुछ इसके ऊपर है जो कि चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर। रीजन क्या है, अभी 2-3 दिन से मेरे पास में लगभग 200-300 मेल डेली आ रहे हैं, वो ओनली एक चीज को लेकर कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वीडियो का। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो गया, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा आप लोगों के पास में। और कई सारे बच्चे रेगुलर एक कमेंट किए जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं मुझे कि सर हमारा कमेंट आते ही विलुप्त हो जा रहा है, इनके गायब हो जा रहा है। तो इतना लार्ज स्केल पे कभी नहीं आते थे, थोड़ा बहुत तो चलता रहता था, पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिली तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने यूट्यूब को मेल किया, तो मेल के बदले में यूट्यूब ने जो रिप्लाई किया है वो रिप्लाई आप लोगों के सामने, जो आज की डेट में वीडियो जो है, जो भी वीडियो जो SLV चैनल के ऊपर आती है उनको मास रिपोर्टिंग की जा रही है। मतलब पहले लाइक और डिसलाइक का बटन हुआ करता था, तो डिसलाइक का बटन तो हट चुका है वहां से, अब वीडियो को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। जब जब चैनल के ऊपर वीडियो रिपोर्ट होने लगती है तो YouTube उस चैनल की वीडियो की रीच कम कर देता है, यानी कि ज्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती है, उसको वहीं पर ही रोक देता है। और अगर रेगुलर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है तो आगे चलकर चैनल को बेसिकली कुछ अगर ज्यादा ही लार्ज स्केल पर लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो वीडियो को हटाकर चैनल को टर्मिनेट भी कर देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कौन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटर या फिर जिनको लगता है कि मतलब मैं उनको नुकसान पहुंचा रहा हूं तो वो यहाँ पर मेनली इनको रिपोर्ट करते हैं। तो जो भी चिढ़ते हैं कुछ वो लोग होंगे इसमें, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, पर हाँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये वीडियो रिपोर्ट करने लायक वीडियो है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी वीडियो को रिपोर्ट किया करो। क्यों, क्योंकि वीडियो रिपोर्ट करोगे तो वीडियो हटेगी, कम से कम चैनल टर्मिनेट होगा, मैं भी अपने घर जाकर बैठूंगा, कुछ और काम धंधा देखेंगे। जिस तरीके से चीजें चल रही है ना ये बहुत लार्ज स्केल पर हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं वो आप लोगों से बेसिकली शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के हाथ में सारी चीजें, आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में जब कुछ गंदे लोग हो जाते हैं
तो अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो गंदे लोगों की तादाद बढ़ जाती है, और फिर वो क्या करने लगते हैं, वो अच्छे लोगों पर हावी होने लगते हैं, और जब लोग उनको देखते हैं तो लोगों को ये लगता है कि इनकी तादाद ज्यादा, यही अच्छे होंगे। तो इसलिए हमेशा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमेशा अच्छे लोगों को आगे आना ही आना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, जो मुझे खुद YouTube ने बेसिकली यहां पर रिप्लाई किया है, मैंने इनको मेल किया था और इनके द्वारा ही रिप्लाई किया गया है। तो उसमें इनके द्वारा बताया गया साफ साफ कि जब यहां पर आपके जो चैनल को देखने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि YouTube को पता चलेगा कि जो वीडियो बना रखी है वो वीडियो सही है, वो वीडियो गलत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो गलत है तो आप लोग भी रिपोर्ट करो जाकर, उसमें ऑप्शन रहता है, जो भी लगे आप लोगों को, वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ भी लग रहा है, आप लोग भी रिपोर्ट करो उसको जाकर, अच्छा है वीडियो डिलीट होए, ठीक है, और चैनल भी डिलीट होए। चैनल जो है वो शैडो बैन में डाल रखा है यूट्यूब ने। शैडो बैन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को लिंक मिलेगा, उसी पे क्लिक कर जाओगे तो ही वीडियो आप लोगों को दिखेगी, नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आएगा। चैनल पर वीडियो आने के बाद भी आप लोगों को कई घंटों तक वीडियो नहीं दिखेगी चैनल में, तो ये सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है इनका सोल्यूशन सीधा सीधा ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियो जो लाइक करनी है, 1 सेकंड लगेगी आप लोगों को ये काम करने में, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कमेंट करना है, जो भी आप लोगों को लगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कर सकते हैं और इसके चलते चीजें चलेंगी तो ठीक है, वरना कुछ दिनों में और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, क्योंकि डिसलाइक की जगह अब क्या हो गया, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जिनको लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मॉर्निंग में जब से वीडियो आनी स्टार्ट हुई ना, तब से हरकतें और ज्यादा बढ़ गई है। मॉर्निंग में पहले वीडियो 8 बजे आया करती थी, अब मैंने हिंदू की वीडियो का टाइम 6:30 बजे कर दिया है, और इसी के साथ में जो यहाँ पर ये वाली वीडियो आ रही है इसका टाइम 8:30 बजे कर दिया है। तो तब से इसमें रिपोर्टिंग की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये खुद यूट्यूब ने बेसिकली मुझे मेल किया, आप लोग देखते हैं यहाँ पर google.com के द्वारा यहाँ पर ये मेल आया, तो यहाँ पर उसके चलते अब ये चीजें जो हैं मैंने इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर की हैं कि जो भी है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम है लेक्चर बनाना। यार मैं किसी को देख तो रहा नहीं हूँ कौन जाके यहाँ पर रिपोर्ट करा, क्योंकि वो दिखाते भी नहीं कि रिपोर्ट कितने के द्वारा की गई है, बस यूट्यूब उसको बैन कर देती है। और आप लोगों के जो भी यहाँ पर कमेंट आते हैं वो इसको स्पैम की तरीके से लेती है, फिर क्या करती है, उसको उसमें डाल देती है रिस्ट्रिक्शन में। तो ये हरकतें फिर यूट्यूब करना स्टार्ट कर देता है चैनल के साथ में। तो यूट्यूब की भी कोई गलती नहीं है यार, जब बाहर से उसको रिपोर्ट किया जाएगा वीडियो को तो उसी लिए रख रखा है ना उसने, कोई गलत वीडियो ना चले यहाँ पर। तो आप लोग भी यार उसको रिपोर्ट करो अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो गलत है, और अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये काम आप लोग जरूर करिए, ताकि ये सारी चीजें जो है चैनल के साथ में जो हो रही है वो रोकी जा सके। क्योंकि यार फ्री में पढ़ाना एक गुनाह है आज की डेट में, अगर मैं आप लोगों को बोलूं रियलिटी में, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से चीजें झेल रहा हूं, बहुत सारी चीजें पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं, और आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। अगर आप ही लोग यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर यार मेरे पास में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं फिर देखे क्या जो भी है वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको जो कर सकते हैं 3 चीजें, इनमें आप लोग पार्टिसिपेट करो, यूट्यूब को बताओ कि वीडियो जो है वो गलत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए रिपोर्ट करने वालों से संख्या से कहीं ज्यादा अगर यहाँ पर लाइक और शेयर और कमेंट करने वालों की हो जाएगी, यूट्यूब को अपना पता चल जाएगा कि वीडियो सही है फिर गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों वीडियो जो आप लोगों के सामने रेगुलर आप लोगों को देखने को मिल रही है, अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोगों का पहुंचाने का काम है जब तक ये चीजें चल रही हैं। तो दोनों वीडियो आते ही लाइक करो उनको, उनके नीचे कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करो, ताकि ये हरकतें न देखने को मिले आगे से चैनल के साथ में। और यार ये चीजें पहले से ही हो रही है मेरे साथ में, आप लोगों ने देखा होगा इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ाने में तो कोई कमी आप लोगों को लगती है कि मैं कोई कमी करके पढ़ाता हूं, फिर भी वीडियो ज्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, खुद देखिए आप लोग, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना ऐसा, या तो इंसान के पढ़ाने में कमी है यार, या फिर कोई और रीजन आप लोग बताइए जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से वीडियो जो है वहीं पर ही टिकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये सारी चीजें चैनल के साथ मुझे पता भी है, हालांकि कहां से सारी चीजें हो रही हैं, कंटिन्यूअस चल रही हैं पिछले 3 सालों से, 3-4 सालों से, पर मैं भी वही, मैंने कहा जितनों को फायदा हो रहा है सही है, पर जब इतनी चीजें बढ़ गई, जब से डिसलाइक बटन गया तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यूट्यूब को मैंने मेल किया कि मैंने कहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने खुद ने रिप्लाई किया। अब आप लोग सोचिए क्या करना है। आइए न्यूज डिस्कस करेंगे, काफी इंपोर्टेंट और प्यारी न्यूज है, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग इंसान के जो चेहरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अनेकों इंसान के अलग चेहरे आप लोगों को नजर आएंगे, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा मिलेगा डुप्लीकेट टाइप का आप लोगों को यार ये तो एक जैसा है। यूपीएससी के ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन जब आप लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे एक जैसे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आंसर कौन सा है, तो बहुत कम इस तरीके के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तो अब ये है इस चीज का फायदा उठाया जाए, जब ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सबका चेहरा अलग अलग है। तो अभी यहां पर ये कोशिश की जा रही है कि जो पैसेंजर जाते हैं एयरपोर्ट पर, कोशिश की जा रही है कि वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा, इन पर 2022 से कि हम लोग क्या करें, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस भी इंसान को जाना है वो फटाफट निकल कर चला जाएगा, लंबी लाइन वहां पर नहीं लगानी पड़ेगी, कई घंटे पहले जाकर नहीं वहां पर बैठना पड़ेगा। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है बेसिकली। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या है,
हर एक इंसान का चेहरा अलग अलग है, किसी का नाक किसी तरीके का है, किसी के होठ किसी तरीके, किसी की आंख कैसी है, किसी का जो है बेसिकली माथा, किसी की ठुड्डी, सबका अलग अलग शेप और साइज के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको रिकॉग्नाइज करना बायोमेट्रिक की कैटेगरी में आता है। आंखों की पुतली को रिकॉग्नाइज करना बायोमेट्रिक कैटेगरी में आता है। किसी की जो आंखें होती हैं बिल्कुल ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की थोड़ी डिफरेंट कलर की होती हैं। हर एक इंसान के हाथों के फिंगरप्रिंट के जो निशान होते हैं वो सबके अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें बायोमेट्रिक की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बायोमेट्रिक जो डेटा होता है, ये यहाँ पर इसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इसको ये इकट्ठा कर पाते हैं तो न्यू लेवल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन का यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, टाइम सेविंग ये रहेगा और सिक्योरिटी भी इंक्रीज करेगी। देखिए आज की डेट में कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आज के डेट में कोई क्राइम हो गया, तो किसी इंसान ने क्राइम किया तो उसका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। तो ऑलरेडी हमारे जो डेटा है उसमें जितने सारे लोगों के जो थोपड़े वहां पर इकट्ठे हो रखे हैं, सॉरी वर्ड को अलग तरीके से मत लेना, ठीक है, तो मतलब एक थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बोल रहा हूं तो उसको वैसे मत लेना। तो यहां पर क्या करेगा, उनके सबके जो चेहरे होंगे उनको उठाएगा और उठाने के बाद में उनको चेक करेगा। तो चेक करने के बाद में देखेगा किसी का थोपड़ा मिल रहा है इसके साथ में, अगर मिल रहा है तो पकड़ लो भाई साहब इसी ने हरकतें की है, और नहीं मिल रहा है तो फिर जाने दो। तो ये आसान तरीका होगा एक तरीके से इंसान को पकड़ने का। खासकर आधार कार्ड सबके पास में, उनका डेटा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये काफी आसान रहेगा। इसमें कई सारी चीजें और हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका लेटेस्ट इनोवेशन अगर देखें तो यूज कई जगह किया जा रहा है। फोन तो देखा होगा, अब तो सबके फोन में मैक्सिमम ये चीजें हैं, है कि नहीं है। अगर फोन आप लोग ले रखे उसमें आप लोगों को फेस आईडी देखने को मिलेगी, एक सेकंड में आप लोगों के चेहरे के सामने आते ही फोन आप लोगों को खुल जाता है। फिंगर आप लोग स्कैनर देखते हैं जब भी आप लोग आज के डेट में कुछ लेने जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, खासकर कई जगह ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर आप लोगों के सिम लेने जाना है तो आप लोगों का ऑथेंटिकेशन कराया जाता है फिंगरप्रिंट से कि आधार कार्ड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इवन आज की डेट में जो मास्टर कार्ड आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को स्मार्ट फिंगर जो फिंगरप्रिंट किट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो क्या है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें कि इनका काफी अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करके इनको आगे लेकर चल सकते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अब ये प्रोसीजर होता कैसे है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग का जो चेहरा है उसको यहाँ पर ये कैप्चर करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर कहां पर कौन कौन से पॉइंट है, अच्छा माथा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आंख आ गई, यहाँ पर नाक आ गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसी का नाक कैसा आप लोगों को नजर आएगा, तो किसी के लिप्स थोड़े से मोटे, किसी के बारीक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसी का माथा आप लोगों को थोड़ा छोटा, किसी का ज्यादा है, ठीक है। किसी के कान थोड़े से खड़े हुए, किसी के चिपके हुए, इस तरीके से। किसी की आंखों का साइज कुछ और आप लोगों को नजर आएगा। तो पूरे फेस पर दुनिया भर के जो पॉइंट है ये उनको पिन पॉइंट करता है और उसके बेस पर फिर यहाँ पर एक फेस ये तैयार करता है, जिसको यहाँ पर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा फेस से आप लोगों के, और फिर कंपेयर करता है जो डेटा इनके पास में रखा हुआ है ऑलरेडी, जो इनके पास में जो चेहरे हैं दुनिया भर के इनके डेटाबेस में, या फिर जहां पे से भी इन्होंने उठाया, हमारे आधार कार्ड का डेटा उठा लिया इसने, ठीक है। तो चेक करेगा किसके आधार कार्ड के डेटा के साथ में मिल रहा है, मैच हो गया तो यही इंसान है, तो इसी को पकड़ लो। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पकड़ लो भी कर सकते हैं आप लोग, किसने कुछ गलत हरकत कर रखी है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर इसको जाना है, या फिर किसी के बच्चा भी अगर गुम हो गया है और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में उसको बेसिकली उससे आप लोग ढूंढ सकते हैं उसको, क्योंकि आधार कार्ड तो उसका भी बना होगा ना कभी, अगर नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी है, उसी का इस्तेमाल करने की बात अभी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इसको लगभग 6 दशक से यानी कि लगभग 60 साल से इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे। तो 3D को यहाँ पर अभी यूज करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से स्किन के पैटर्न को समझा जाए। तो ऑटोमेटिक जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो यूज किया जाएगा। पर लेकिन यार ये चीजें ना जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मजे में बोल बोल के कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आसान नहीं होती है चीजें। एक तो दुनिया भर का डेटा आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, दुनिया भर के लोगों की वीडियोस, उनके फोटोज वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे और वो आप लोगों को मैच करना पड़ेगा, फिर उसको उस तरीके से सिस्टमेटिक वे में उसको रखना पड़ेगा। इस तरीके से इमेज जो होती है अनआइडेंटिफाइड पर्सन की सीसीटीवी फुटेज स्टेज यहाँ पर जो फुटेज है उनसे इकट्ठी करनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, एक पैटर्न फाइंडिंग जो सारा सिस्टम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा तैयार करना पड़ेगा पूरा। तो हर एक एयरपोर्ट पर उसको लगाना है, हर एक मॉल के पहले लगाना है, हर एक पर्टिकुलर एक किसी अच्छी खासी बिल्डिंग जो कि हमारी नेशनल धरोहर है, मान लीजिए आप लोगों को घूमने जाना है दिल्ली, ठीक है, लाल किले के अंदर, या फिर आप लोगों को जाना है ताजमहल के अंदर, तो उसके सामने लगा दो ताकि कोई टेररिस्ट अटैक न देखने को मिले। तो उसके लिए सारा डेटा भी तो उस तरीके का इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में जो नीड है यहाँ पर वो है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो ये माना जाता है कि कई बार क्या होता है, ये 75% के करीब आप लोगों को सक्सेस रेट देखने को मिलता है। रीजन क्या है यार, देखियो आज की डेट में अगर आप लोग समझोगे ना, ये कोई एक ऐसी लड़की है जिसकी एज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, मान लीजिए 15-16 साल है, ठीक है, फिर यहां पर होगी 35-40 और फिर यहां पर होगी 70-75 या 80।
तो फेस के जो सिस्टम है उसमें कितना चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर 30 साल है और यहाँ पर 101 साल, तो यहाँ पर आप लोग सिस्टम देखिए यहाँ पर कि कितना चेंज हो गया फेस। तो कई सारी ऐसी चीजें कि जैसे जैसे एज जो होती है वो चेंज होती है तो ये दिक्कत देखने को मिलने लगता है। पर लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये काफी लार्ज स्केल पर हम लोग हर जगह पुलिस वाले तो बैठा नहीं सकते। 1 लाख देश में जहां पुलिस वाले आते हैं, 1 लाख देश में मतलब जो सिटीजन है उनके हिस्से में 144 पुलिस वाले आते हैं। आप लोग समझ सकते हैं 144 पुलिस वाले जो हैं वो 1 लाख लोगों के हिस्से में आ रहे हैं, तो ये कितने हद तक हम लोग इनको यूज करेंगे और कहां तक हम लोग बेसिकली बैठा पाएंगे। तो मशीन का यूज कर कोशिश की जाती है कि मैन पावर को भी रेगुलेट किया जा सके और कम किया जा सके। तो चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा तो ये बात है कि नहीं कहते आप लोगों ने सुना होगा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया यार एक ऐसी चीज होगी जो कि जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हालांकि बाप और भैया वो सबसे ऊपर ही रहते हैं, ये बस बोलने वाली बात है, उसको गलत तरीके से मत लिया करो, ठीक है। कई सारे बच्चे उसको सीरियसली ले लेते हैं, ऐसा है उन्हें एक तरीके से माँ बाप के बिना आप लोगों का अस्तित्व ही क्या है, तो बताइए हम माँ बाप के बिना इस धरती पर आ सकते थे क्या? तो उनसे तो बड़ा कुछ है ही नहीं है, इसीलिए भगवान से भी ऊपर जो है वो माँ बाप को रखा गया है। तो ये इसी के चलते हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा वगैरह यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा काफी लार्ज स्केल पर। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर फिर आप लोगों को करना पड़ेगा, इनको स्टोर कहीं ना कहीं, ठीक है, एक डेटा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसको चलते भी एक बड़ा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। आप लोग जो मान लीजिए आप लोगों से मैं बोलूं कि आप लोगों को अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर भेजनी है मुझे, ठीक है, उन वीडियोस को न्यू ईयर पर मैं क्या करूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जैसे हम लोगों ने अभी फाउंडेशन डे पर बनाई है। हाँ, कई सारे बच्चे भेज रहे हैं उनको, ठीक है, तो भेजते रहो आप लोग जो भी अभी सेंड कर रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर एक जरूर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है, या फिर लेक्चर के बाद में भी ऐड कर सकते हैं कई जगह, मैंने जैसा आप लोगों को बोला था। तो वो सारी चीजें कई सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं, तो उसको अगर मुझे इकट्ठा करके रखना है तो एक स्टोरेज डेटा बनाना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें उसके अंदर इकट्ठा होगी। अगर मान लो इतनी सारी वीडियोस आ गई कि एक हार्ड डिस्क भर गई तो दूसरी हार्ड डिस्क लानी पड़ेगी। अब जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाती है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होती है, तो उसको डेटा इकट्ठा करके यूट्यूब के द्वारा रखना पड़ता है, वरना अगर वो उसको सेव नहीं करेगा तो कहीं नहीं रुकेंगी, वो गायब हो जाएंगी। तो इतनी सारी दुनिया भर की वीडियो डेली यूट्यूब पर अपलोड होती है, तो सोचो यूट्यूब को कितना बड़ा नेटवर्क इसके लिए अपना बनाकर रखना पड़ता होगा, इतनी सारी वीडियो जो अपलोड हो रही है। तो इसी के चलते अगर कल को हम लोग फोटो सबकी इकट्ठी कर रहे हैं उनको मैच करने के लिए, तो कुछ इतना ही बड़ा डेटा बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए डेटा तो हम लोगों ने बना लिया, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे देश में, जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट बन गया है। पार्ट 3 के अंदर जब संविधान में आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21, और ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ जो है उसमें से फंडामेंटल राइट निकल कर आ गया किसके तहत, तो ये आ गया किसके तहत, चलिए आप लोग बताइए केस का नाम, अब तो रट गया होगा। वो आया था, केस कब आया था, चलिए केस का नाम था केएस सुत्तास्वामी केस। आप लोगों को ईयर बताना है किस ईयर में वो केस आया था। तो इसके चलते अभी बोला जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी का भी हनन हो सकता है इससे लोगों की, तो इस तरीके से ये भी दिक्कत है यहाँ पर। इसी के चलते जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो यूज किया जा सकता है कई अच्छी जगह भी, जैसे कि एक तरीके से यहाँ पर क्रिमिनल की ट्रायल के लिए यूज करना है, या किसी के बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करना है, या एयरपोर्ट पर मैंने बताया वहां पर उसको यूज करना है। तो दुनिया भर के तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, तो अच्छी भी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं अब तक। तो अगर किसी का डेटा चोरी होता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर लॉ होगा, संविधान के सॉरी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करा जाएगा, तो तभी तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। किसी का डेटा अगर गलत तरीके से यूज कर लिया तो उसके ऊपर कुछ हम लोग पनिशमेंट लगा सके, पर जब यहाँ पर ऐसा कानून ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ चैलेंज भी आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस तरीके से, और बाकी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तो पूरा आर्टिकल आ ही जाता है। तो अभी उसी के चलते पूरा ये मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर है तो बताइएगा। मैं हूं ना, करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लिया करते, ओके। और बाकी पूरा आप लोगों का आर्टिकल था ये वाली जो न्यूज है ये सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। इतना डिटेल में इतना अच्छे से इसको डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन भी बने तो आप लोग कभी उसको छोड़ोगे नहीं। ये बात करेंगे डैम सेफ्टी के बारे में। डैम यानी कि बांध की सेफ्टी। सोचो एक बार किसी ऐसे एरिया में जहां पर बहुत बड़ा डैम है और वो डैम किसी रीजन की वजह से टूट जाए, तो आसपास वाले दुनिया भर के जो गांव हैं उनको बहाकर ले जाएगा, दुनिया भर के लोगों की जान चली जाएगी और वहां पर एक त्रासदी देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इसी के चलते डैम यानी कि बांध की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा क्लियर किया गया डैम सेफ्टी बिल 2019। तो उसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं काफी डिटेल में। नेशनल जो कमिटी है ऑन डैम वो भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इसके द्वारा, और चेयरपर्सन बनेंगे उसके सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्या है पहले आप लोग ये समझिए।
देखिए हमारे देश में ना दुनिया भर के डैम है, अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो लगभग 5000 के करीब डैम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते इतने सारे जो डैम है, क्या वो डैम हमारे सारे सेफ हैं? नहीं, वो सेफ नहीं है। वो इतने सारे हैं कि जो बहुत सारे तो इनमें से जो डैम है वो बुढ़े हो चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उनको अगर जरा सा और उसके ऊपर प्रेशर डाला तो वो अपना काम धाम छोड़ सकते हैं, यानी कि वो बोलते हैं भैया हमारे बस की बात नहीं है, अब जो पानी था अब रोकना है रोक लो, हमसे तो ना रुक पाएगा ये। तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जरूरी हो गया है कि कम से कम आप लोग को डैम सेफ्टी एक बिल लाना पड़ेगा, ताकि उस डैम को आप लोग सेव कर सको। अगर वो डैम को सेव नहीं करोगे तो आगे आने वाली जनता के लिए, दुनिया के लिए, मतलब अपनी देश की जो पॉपुलेशन है उसके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने बात की। मैंने बोला ना 5000 के करीब, तो याद रख लीजिए यहाँ पर 5745 के करीब डैम है हमारे देश में। तो 5745 डैम में से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे 293 डैम ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। तो इसके चलते उनको देखना पड़ेगा। पता चला उनके जो डैम है उनके घुटनों में दर्द हो गया और वो नीचे बैठ गए, तो फिर पानी सारा निकल कर चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अगर हमारी उम्र बढ़ेगी ना तो हमारे भी घुटने जो है वो काम करना बंद कर देंगे। इसी तरीके से आगे जैसे उम्र होगी तो ऐसे ही यहाँ पर डैम का भी है, उसके अंदर जो भी बजरपुर रोडी सीमेंट यूज कर रखा है कब तक थामेगा वो पानी को, तो ये जरूरी है। तो इसके लिए बोला गया कि एजिंग हो रही है डैम की, उसके लिए हम लोग को ये बनाना पड़ेगा सेफ्टी के लिए बिल। दूसरा जो काफी खतरनाक चीज है, कोई पर्टिकुलर एक डैम को मैनेज करने वाला इंसान रहता है कि इतना पानी खोलना है, इतना पानी रोकना है, फिर ये कर दिया। अगर पता चला वो इंसान जो है दारू पीकर आ गया उस दिन, ठीक है, दारू के नशे में उसने क्या किया, बटन दबा दिया और पूरा गेट खोल दिया, तो क्या होगा वहां पर? तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर पूरी डैम की सेफ्टी डिपेंड रहती है। तो ऐसे इसको भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कैसे इसको एक पर्सन करेगा या ऑटोमेटिक करना है, फिर क्या करना है, तो ये समझना पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पर एक तरीके से जो फैक्टर हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं कई बार, कि किस एरिया में वो डैम बना हुआ है, वहां पर लैंड यूज कैसा है, जमीन कैसी है वहां पर, ठीक है, पानी कितना बरसता है, कई बार हम लोग देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, जो हमको कभी कभी तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। हम पता है कि इस एरिया में बाढ़ आएगी ही आएगी, उस एरिया में डैम भी है, फिर भी क्या होता है वहां पर उस एरिया में बाढ़ आती ही आती है, यानी कि उसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं आजादी के 75 साल बाद भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आनंद फानन में क्या करते हैं, पहले डैम को भर के रखते हैं, पता चला बारिश ना हो, फिर बारिश ज्यादा हो जाती है, फिर उसको अफरा तफरी में खोला जाता है और फिर वो कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा कर जाता है। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग को समझना चाहिए पहले चीजों को, और इसी के चलते पास्ट में भी कई सारी हरकतें देखने को मिली, हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बात की जा रही है टिगरा डैम के बारे में। मध्य प्रदेश में 1970 में जब ये डैम यहाँ पर एक तरीके से डैम टूटा था यहाँ पर, तो ये फेल हो गया था, तो कई सारी चीजें देखने को मिली थी, दुनिया भर के लोगों की जान भी गई थी। 40 से ज्यादा छोटे बड़े डैम ऐसे हैं जो अब तक फेल हो चुके हैं हमारे देश के अंदर में, जिसकी वजह से कई बार जान जाती है। अभी लेटेस्ट की बात कर लेता हूं आप लोगों से। बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से एक डैम है जिसका नाम है यहाँ पर अन्नमाया, ठीक है। तो अन्नमाया जो डैम है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अंदर नवंबर के महीने में 2021 में, यानी कि इससे पहले महीने के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिला, 20 लोगों की जान लेकर चला गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज की डेट में ये दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, कि भाई साहब पुराने हो गए हैं तो उनसे इतना काम न लो, जितना उनकी हिम्मत बची है उतना ही काम उनसे लो। अगर इससे ज्यादा काम आप लोग उनसे लेने पर आ गए तो फिर वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई साहब हमने तो बोला था कि हमारे बस की है नहीं है, पर लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं, तो उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं समझा तो फिर झेलो अब इसको। तो ये दिक्कतें आप लोगों को नजर आएंगी। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग तो ये बोलोगे सर आपने तो बताया था, पॉलिटिक्स जो पढ़ रखे हैं उनको पता है कि मैंने बोला था ये बातें, कि ये सारी चीजें जो होती हैं पानी वानी एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है, ठीक है, कि वाटर की सप्लाई जो होगी ये सारी की स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आती है। पर हाँ वो भी चीजें सही है, पर लेकिन यहाँ सेंटर क्यों लॉ बना रहा है, अब उसको समझ लेते हैं। हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी 7वें शेड्यूल में। एक को बोलते हैं सेंटर लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट, यानी कि समवर्ती सूची। सेंटर में जो भी यहाँ पर मुद्दे रहते हैं, तो यहाँ पर डिफेंस, कम्युनिकेशन या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट के अंदर जो भी रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना एग्रीकल्चर वगैरह, वाटर वगैरह, तो स्टेट लॉ बनाएगा। पर लेकिन एक यहाँ पर रहता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बना दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो पावरफुल रहेगा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये भी एक मुद्दा आप लोगों से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा चुका है, तो बताता रहूंगा, इस तरीके से ध्यान से रखिएगा। कई बार एग्जामिनर इनके ऊपर अपनी लाट टपका देते हैं, फिर बोलते हैं आप लोग सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से आ गया भाई साहब, ध्यान से सुनोगे तो नहीं भूलोगे एग्जाम में, ठीक है। अगर बात करूं यहां पर वोटर के बारे में, तो वोटर आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, तो एंट्री 17 यानी कि 17वें नंबर पर पानी को रखा गया है। पर लेकिन एक आर्टिकल है यहाँ पर जो बड़ा बेहतरीन है, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, ये आर्टिकल है 2, 4, 6, यानी कि 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6। तो ये आर्टिकल क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल ये बोलता है कि एक राज्य है, आइए पहले आप लोगों को एक बार अपनी कंट्री का मैप दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए पहले आप लोग यहाँ पर नजर डालिएगा, ओके। ये पहले आप लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है
ये है हमारी ये है बेसिकली हमारी प्यारी प्यारी कंट्री। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर अगर थोड़ा सा इसको जूम कर कर आप लोग देखोगे तो तब आप लोग समझ पाओगे। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये है हमारी दिलो जान, हमारा भारत महान, ये आप लोगों के सामने पूरा नक्शा है। तो इसमें चीजें आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक एक राज्य जो है वो अलग अलग बाउंड्री में डिवाइड हो रखा है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर राज्य है राजस्थान, राजस्थान के अंदर कोई एक रिवर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो राजस्थान के अंदर ही निकलती है और राजस्थान के अंदर ही सिमट जाती है। पर लेकिन कोई रिवर ऐसी है कि वो राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और यहाँ जाकर गिर गई, या फिर महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, तेलंगाना से निकलकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ गई। तो अगर कोई ऐसी रिवर है जो एक ही राज्य के अंदर में है, तो वो तो उस राज्य का कानून लगेगा और वो स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगी। पर लेकिन कोई ऐसी रिवर है जो इंटर स्टेट रिवर बन गई, एक राज्य से दूसरे राज्य में छलांग मारती हुई जा रही है, तो भाई साहब फिर तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगी अब आएगा मजा। क्यों? क्योंकि अब हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम आएंगे पिक्चर में, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है उस मुद्दे को थामने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है 246 के अंदर कि इसी तरीके से देखने को मिलेगा कि कुछ भी चीज, इवन अगर रिवेन्यू भी ट्रांसफर हो रहा है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप लोगों ने जीएसटी के अंदर देखा होगा, तो यहाँ पर पावर दी जाती है। तो जीएसटी के अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आर्टिकल 246, अगर आप लोगों को याद है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ भी चीजें फ्लो हो रही है, तो वहां पर ये आर्टिकल याद रख लेना आप लोग आंख बंद कर, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो वाटर सप्लाई हो रही है, इरिगेशन के बारे में बात करें, ठीक है। ड्रेन यहां पर हो जाए, इसी के साथ में एम्बार्कमेंट यानी कि तटबंध किसी को करना है, वाटर को स्टोर करना है, तो ये सारी चीजें यहां पर जो देखने को मिलेगी नॉर्मली वाटर, ये प्रोविजन रहता है एंट्री 56 के तहत, ठीक है। क्योंकि यहां पर कई सारी चीजों को आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके चलते आप लोग यहां पर देखते हैं, तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना इसको लेकर। एंट्री 56 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देती है, पार्लियामेंट को पावर देती है क्या, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इंटर स्टेट, या तो रिवर यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रिवर जा रही है, और या फिर रिवर वैली है कहीं पर वो, तो यहां पर ये क्या कर सकते हैं, उसको उसके बारे में यहां पर ये कानून बना सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। इसमें अब यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं आर्टिकल 246 के बारे में। ये पार्लियामेंट को पावर देता है यहां पर ये कि आप लोग लिस्ट फर्स्ट के अंदर भी कानून बना सकते हैं। एंट्री 97 अलाउ करती है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट मैटर पर भी यहां पर कानून बना सकती है। इवन टैक्स भी अगर फ्लो हो रहा है ना एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहां पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, तो ये बातें बोली जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर और देखना चाहते हैं तो ये देखिए जीएसटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। नॉर्मली जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी जो लगाई जाती है, कलेक्शन जो किया जाता है इंटर स्टेट, तो आर्टिकल 269A के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन आर्टिकल 246 बात करते हैं यहां पर कि पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है विद रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल काम करता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, पानी भी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो भी तो ऐसे ही नजर आएगा यहां पर। तो ये होता है कॉमन सेंस को यूज करना एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आप लोग तभी कर पाओगे। कभी भी मैंने आप लोगों को आज तक ये नहीं बोला कि चीजों को रट लो। अगर आप लोग चीजों को रटने बैठोगे ना, जरा सा प्रेशर पड़ती है आप लोग भूल जाओगे। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं चीजों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। समझोगे तो आराम से याद रख जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को समझा है ना कि रटा है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग समझ सकते हैं यहां पर जब आप लोग चीजों को समझोगे, तो ये बातें यहां पर बताएगी। तो अभी ये जो बिल लाया जा रहा है ये इसी मुद्दे के ऊपर यहां पर काम करने वाला है कि देखेंगे कि कैसे फंक्शन को रेगुलेट करना है आप लोगों की। जो डैम है ना भाई साहब, उसकी पॉलिसी बनानी है, कल को चलकर टूट ना जाए तो उसको देखना पड़ेगा, फेलियर ना हो जाए समझना पड़ेगा। जो बड़े बड़े डैम है उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई साहब दिक्कत तो नहीं चल रही है, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि घुटनों में दर्द तो नहीं हो गया, भाई साहब बता दो कि आपकी मरम्मत करा देंगे। तो वो वाली बातें हैं। सजेशन जो है वो डैम सेफ्टी के बारे में यहां पर दिया जाएगा कि हाँ जो भी दिक्कतें हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है हमारी कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा डैम की कैटेगरी में। हमसे ऊपर 2 कंट्री कौन सी है, उनके नाम आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इतना तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूं ना, हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ यही बात हुई ना। आगे चलते हैं। अगर बिल के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल धड़ल्ले से काम करेगी, ठीक है। और जो उसको हेड करेगा वो भी एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक का इंसान रहेगा, यानी कि काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मेन टास्क क्या है, वही सारी बातें कि पॉलिसी बनाओ और स्टेट को भी बोलो कि आप लोग भी ऐसी कोई बॉडी बनाओ कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोग काम करो। और फिर हम लोग काम करते हैं और इंस्पेक्ट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि अपने सर में हमको लोग को बेसिकली दर्द करना है, स्टेट को भी तो काम देना है, ऐसा थोड़ा ना कि सारा काम हम ही करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये नेशनल लेवल की जो बॉडी बनाई जा रही है, जिसको हम लोगों ने बोला है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, तो ये जो बॉडी यहाँ पर बनाई जा रही है, ये बॉडी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी एक तरीके से मान्यता कि किस तरीके से आप लोगों को डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना कैसे है, डिजाइन कैसे करना है, ऑल्टर कैसे करना है, डैम को किस तरीके से रखना है, तो सारी चीजें।
बाकी और जो काम करेगा यहाँ पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या काम करेगी, वो भी यहाँ पर इसको टाइम टू टाइम सर्विलांस करेगी, इंस्पेक्ट करती रहेगी, इसका डेटाबेस तैयार करेगी, इसी के साथ में जो मेजर करेगी क्या सही है और क्या गलत है, ताकि डैम की जो सेफ्टी है उसको बरकरार रखा जा सके। तो सबको मिलाकर काम करना है, अकेला कोई काम यहाँ पर नहीं करेगा। डैम की सेफ्टी जो है वो जरूरी है एक एक डैम की, क्योंकि एक डैम भी अगर चला गया तो काम खराब हो जाएगा। और खासकर उस टाइम पर जब हमारे देश में मानसून आ रही है, तो मानसून से पहले और मानसून के बाद में, तो ये एक पता होना चाहिए कि डैम की हालत कैसी है। पता चला भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई और कैलेमिटी हो गई वहां पर, तो ये भी समझना पड़ेगा ना आप लोगों को कि क्या दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आप लोगों को प्रॉपर उसका इंस्पेक्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक इंसान बैठा है बस उसको बोल दो ढक्कन खोल दे तो पानी निकल गया, ढक्कन बंद कर दे तो पानी लग गया। कल को कई सारे लोगों की जान जा सकती है, तो इनको अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जो डैम का ओनर रहेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मुल्ला पेरियार डैम में ओनर कौन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट में बना हुआ है वहां पर केरला के राज्य में। तो केरला रोता रहता है कि भाई साहब ये बूढ़ा डैम हो गया है, 226 साल 126 साल पुराना, कुछ करो इसके बारे में। पर लेकिन तमिलनाडु तो मजे ले रहा है जिंदगी, उसको लग रहा है कि मेरा क्या बिगड़ने वाला है। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें तो डैम का जो ओनर है उसको इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है उसके लिए तैयार किया जाएगा। रिस्क असेसमेंट करने का, यानी कि आप लोग ना कितनी पढ़ लिया, कितना बच गया आप लोगों का सिलेबस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना पेपर में रिस्क रहेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी के बारे में भी यहाँ पर ये बात करेंगे। बिल जो है वो दो तरीके से देखेगा। एक तो पर्सन हुआ है, देखिए आप लोगों ना दो बदतमीज टाइप के इंसान नजर आते हैं। एक तो वो इंसान है जिनको एक तरीके से पता है कि हाँ ये कानून है, पर वो कानून को फॉलो ही नहीं करते हैं, पूरी बदतमीजी पे रहते हैं, ठीक है। तो एक तो उनको देखने को मिलेगा, उनको अखंड गुनहगार बोलोगे आप लोग उनको, ये इस तरीके के जो लोग हैं। और दूसरे जो लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे वो ऐसे हैं कि एक तरीके से पहले तो है कि उनको पर्सन जो है वो डिस्चार्ज करते हैं अपनी ड्यूटी, ठीक है, तो उसके चलते कोई दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है। पर कुछ ऐसे जिनको पता है कि हाँ ये दिक्कत है, पर फिर भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो यानी कि एक तो मनमर्जी से कर रहा है और एक को पता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को गुनहगार अगर माना गया तो 1 साल तक की सजा हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो 2 साल तक की भी सजा हो सकती है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि तुरंत इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से उसको। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ये उसकी कैटेगरी में आ गया, उसकी वजह से किसी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर बिना एफआईआर के भी यहाँ पर इंसान को उठाकर ले जाएंगे गवर्नमेंट यहाँ पर अगर कंप्लेन लगाती है तो ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो कंसर्न कई सारे हैं यहाँ पर यार, इसके चलते भी सेंट्रल वाटर जो कमीशन है वो बेसिकली ये बोलता है कि मैं सारी चीजें अपने अंडर में रखूंगा, ठीक है। तो टेक्नो इकोनॉमिक जो भी अप्रेजल ये सारी चीजें, तो यहाँ पर ये बोला है कि कल को अगर कुछ भी होता है डैम के अंदर में, ठीक है, तो ऑथोरिटी जो है वो बोलता है कि मैं ही ऑडिट करूंगा। तो वही हो गई कि तुम ही तो पुलिस हो और तुम ही चोर हो, तो वो वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। यानी कुछ गलती हो रही है तो भी अपने हिसाब से काम करोगे। तो इट्स लाइक बात क्लियर कि इट इज लाइक बीइंग ए जज ऑफ वन ओन कोज, यानी कि अपने ही केस में तुम खुद ही जज बन के बैठ गए। तो ये एक तो ये वाली बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है इसके बारे में। दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर किसी इंसान की जान चली गई, ये डैम कल को टूट गया, तो भाई साहब कंपनसेशन कौन देगा ये तो बता दो। इसके बारे में तो आप लोगों ने बात ही नहीं की, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा हो गया। इसी के साथ में तीसरा जो ये बोला जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, कि स्टेट के अंदर आकर आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। हमको बनाने दो ये कानून, आप लोग एक ढांचा बनाकर दे दो हमको, फिर अपने हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन करके अपना कानून बना लेंगे। तो आप लोग इसको भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने इतने डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोई पूछ ले पॉलिटी के बारे में, कहां पर क्या है, कितने डैम, क्या क्या बातें हैं, ये सारी डिटेल में मैंने चीजें इसीलिए आप लोगों को बताई है ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को न देखने को मिल जाए। अगर कोई आर्टिकल आप लोगों के सामने आ जाए तो होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, एकदम अचूक पढ़ाई करनी है, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आगे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं उसको डरना मत देख के, ठीक है। मतलब कहने का ये डरने का मतलब कि कुछ डिफरेंट तरीके की चीजें दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। बात की जा रही है तो हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ सकता है। एक नई तरीके के डायनासोर के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास में, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, मार्केट में घूमने गए, ठीक है। मार्केट में कई बार आप लोगों ने देखा कि कई तरीके के खिलौने रखे हुए हैं, तो कई तरह के खिलौने आप लोगों ने देखे, फिर दूसरे दिन गए आप लोगों ने, मतलब कई बार आप लोगों ने देखे, पर लेकिन आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, लग रहा है एक जैसे ही तो है, सारे डिफरेंस है कैन में। पर फिर पता चला चेक कर यार तो एक तो बैटरी वाला था और एक वाला था बिल्कुल एक ने एक तरीके से, तो हवाई जहाज धरती पे चलने वाला, एक हवाई जहाज उड़ने वाला था इनमें, तो पता ही नहीं था आप लोगों को। तो इसी तरीके से यहाँ पर काफी लंबे समय पहले कुछ चीजों का पता चला कि ऐसे ऐसे कई सारे डायनासोर के अवशेष मिले। पर लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि लोग ये सोच रहे थे डायनासोर ही तो है यार, इसके अंदर क्या सही है, ठीक है, इसके अंदर क्या गलत है।
पर लेकिन अभी जब उसकी स्टडी की गई ढंग से तो अब पता चला कि भाई साहब डायनासोर नहीं था, वो कुछ और ही था यहाँ पर। ये तो नॉर्मल जो डायनासोर था उससे कोई डिफरेंट देखने को मिला। तो ये चेक किया गया यहाँ पर, तो ये देखने को मिला जो ट्रासिक इपोक बोलते हैं एक पर्टिकुलर युग, तो उस युग में यहाँ पर जो फर्स्ट डायनासोर जो स्पीसीज यहाँ पर पाई गई तो ग्रीनलैंड में बोला जा रहा है कि 214 मिलियन ईयर पहले वहां पर देखने को मिली। और इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग दिया गया है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। इसका नाम है इसकी सानिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसी सानिक आप लोग बोल सकते हैं इसको, इसी सानिक, ठीक है। तो इसी सानिक नाम इसका यहाँ पर दिया गया। तो ये जो इसी सानिक जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो डायनासोर है इसके बारे में पहले ही पता था, पर लेकिन हम लोगों ने हम लोग उसको नजरअंदाज कर गए। तो नजरअंदाज करना जो है अभी यहाँ पर इसके ऊपर जब ढंग से स्टडी की गई तो अब चीजें सामने निकल कर आ रही है कि उस टाइम पर नजरअंदाज जो किया गया उस टाइम पर वो गलत था। तो जो आज की डेट में जो दूसरे एरिया में कई जगह जैसे डायनासोर पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर उस तरीके से, तो उनके जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है लॉन्ग नेक्ड वाला जो यहाँ पर ना लंबी गर्दन वाला जो डायनासोर है। तो इसके बारे में जब बात करते हैं, ये देखिए लंबी गर्दन वाला ऐसा कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके का। यहाँ पर देख कई तरीके के डायनासोर होते हैं। इवन ये भी बोलते हैं जो आज के पक्षी है ना वो पहले डायनासोर ही थे, क्योंकि उनके जो दो पैर रह गए, अगली वाले पैर जो है उनके वो गायब हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि उसी से निकलकर यहाँ पर ये आए हैं। तो ये जो अवशेष पाए जाते हैं उनकी सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिलती थी ब्राजील के साथ में जो भी वहां पर डायनासोर थे, पर लेकिन अब देखने को मिला कि भाई साहब ये डिफरेंट है। तो ये लॉन्ग नेक्ड वाले तो थे जर्मनी, फ्रांस, ये आप लोगों को स्विट्जरलैंड, इन सारे एरिया में। आज की डेट में नहीं, आज की डेट में रहेंगे तो वहां कोई आदमी नहीं टिक पाएगा। तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो अब जब इसके चेक किया गया तो पता चला यार ये तो कुछ और ही बवाल है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर जानते हैं। आप लोग बोलोगे कि यार ये फ्री है क्या, ऐसे चेक चीजें करने बैठ जाते हैं। फ्री की बात नहीं होती यार, ये बेसिकली होता क्या, बेसिकली होता यह है कि हम लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, हम लोग को ये पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, अर्थ की हिस्ट्री कैसी है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। अगर कल को चलकर डायनासोर जैसे प्राणी यहां से खत्म हो गए तो हम भी खत्म हो सकते हैं ना। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है वो किस लेवल पर इंपैक्ट डालता है। और मैंने आप लोगों को बताया था एंथ्रोपोसीन के बारे में कि आने वाले टाइम में हमारी खुद की हरकतों की वजह से हम लोग जाएंगे यहाँ से धरती पे से, जितना हम लोग हरकतें कर रहे हैं धरती पर, पोल्यूट कर रहे हैं चीजों को, तो वो वाली ऐसी चीजें जल्दी से रिकवर भी नहीं कर पाएगी, पूरी मानव जाति को ले डूबेगी। तो इसी तरीके से जब डायनासोर जैसी चीजें चलेगी तो हम क्या ही बेसिकली कहां टिकेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज के सामने। तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। और ऊपर से हमको इवोल्यूशन का पता चलता है कि कैसे कैसे चीज इवोल्व होती है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो पूरी एक प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझ पाएंगे, इसीलिए यहां पर इनके बारे में स्टडी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला कहां पर, ये बात की जा रही है ग्रीनलैंड वाले एरिया में। तो ये एग्जैक्ट ग्रीनलैंड वाला आप लोगों को एरिया देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को इंडिया के कंपेयर में दिखाता हूं एक बार। तो सबसे पहले तो बीचों बीच में हमारी दिलो जान हमारा भारत महान, उसके साथ में अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने ये है, यहाँ पर ग्रीनलैंड के साथ में आइसलैंड को कंपेयर मत करना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। धरती पर अगर बात करें आप लोगों से यहाँ पर जो ग्रीनलैंड के बारे में कई सारे फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये बात भी याद रख सकते हैं। ग्रीनलैंड को कैपिटल इसकी नुक देखने को मिलेगी आप लोगों को, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और इसी के साथ में डेनिस कोरोना इसकी कोरोना आप लोग बोल लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये इसकी करेंसी भी है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर इन्यूट। ये एक ऐसी कल्चर है जो कि सिमिलर कल्चर दिखाती है ग्रीनलैंड की, अलास्का और कनाडा की। तो कोई आप लोगों से पूछ ले कि आर्टिक वाले रीजन के बारे में, तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों की हैं ये कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, तो आप लोग समझ पाएंगे। एक शब्द भी यहां पर यूज किया गया है जिसको बोलते हैं यहां पर पैलियोन्टोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो ये क्या चीजें करते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी होती है जो भी अवशेष पाए जाते हैं उनकी, ठीक है। तो यानी कि जो भी ऐसी चीजें पाई जाती हैं उनकी एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए ये फील्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसे नहीं, कई सारे फोसिल फ्यूल, कई सारे अवशेष पाए जाते हैं तो उनके बारे में बात की जा रही है। ये इंटरेस्टिंग पिक्चर तो रह गई थी दिखाने आप लोगों को, लग रही है ना क्यूट पिक्चर। एक दिन मैंने बोला कि लग रही है ना क्यूट पिक्चर, कोई ऐसी कोई पिक्चर थी किसी जानवर की, तो ये बोला सर देखकर डर लग गया, आप बोल रहे हो कि क्यूट लग रही है। यार जानवर ना क्यूट होते हैं बेचारे, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जानवर आजकल ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर चलेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये जस्टिस और इसी के साथ में सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के बारे में बात करेगी। हमारे देश में एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं रोजगार और श्रम मंत्रालय। रोजगार और श्रम मंत्रालय ने बोला है कि लगभग 46 लाख के करीब अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है उसके ऊपर। अब लोग बोलेंगे यार ये तो बड़े लोगों ने रजिस्टर करा लिया, इतने सारे लोग, मतलब काफी अच्छी स्कीम है। पर लेकिन अब रियलिटी में मैं आप लोगों को बताता हूं इसके पीछे का राज क्या है।
अगर आप लोग देखोगे हमारे देश में ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, कोई इस तरीके से कहीं टोकरी बना रहा है, कोई ऐसी खुदाई कर रहे हैं, कोई बोझ ढो रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे है ना एक जो कुम्हार वगैरह हो गए, इस तरीके से रिक्शा पुलर हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन पता है आप लोग कितनी है? वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, देखता हूं किस किस को पता है। अब बताता हूं, पॉज कर लेना। देखो चीटिंग नहीं करनी है यार, चीटिंग बस जिंदगी में चीटिंग ही पसंद नहीं है बस मुझे, ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी है। आंसर नहीं पता है तो वैसे करिए पर लेकिन चीटिंग मत करिएगा एक दूसरे की, ठीक है। बात करें तो टोटल 138 करोड़ लोग धरती पर हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे। इसमें से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी कि इन सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी जिंदगी जो है वो जैसे तैसे चलती है। कोई हो गया एक तरीके से कपड़े बनाने वाला, लेदर वाला, और इस तरीके से सारी चीजें, एग्रीकल्चर वर्कर जो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अगर समझा भी दूं इसके बारे में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जिनकी वर्किंग कंडीशन रेगुलेट की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, रूल के द्वारा, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। पर लेकिन जो ऐसे हैं कि आज ठेली कहीं और लग रही है, कल वो कहीं और लगेगी, आज सब्जी कहीं और बेच रहे हैं, कल वो कहीं और बेचेंगे, आज रिक्शा कहीं और चले, कल वो कहीं और चलेंगे, उनको कहां से चेक कर लोगे? तो उनको तो चेक ही नहीं कर पाओगे। इनके पास में जॉब सिक्योरिटी रहती है, प्रॉपर एक एग्रीमेंट रहता है। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं भाई साहब, आज जॉब पर जाएंगे तो चूल्हा जलेगा घर में, वरना नहीं जलेगा। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। ये जो वर्कर है यहाँ पर, ये हॉलीडे, मेडिसिन, ये सारी फैसिलिटी, रिटायरमेंट के बाद में बेनिफिट और उसी टाइम पर बहुत सारे बेनिफिट सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब, अगर कमाने वाले की जान चली गई ना तो ये समझो कि पूरी घर वालों की जान चली गई, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर 46 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। तो ना से तो कुछ भला है ना, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ना होने से कुछ होना अच्छा रहता है। तो अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा जो रजिस्टर किया गया है, ये सारा काम कहां का है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का है। पर लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैंने आप लोगों को बातें बताई थी, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कैसी होती है? जहां पर पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है जहां पर कुछ पैसा आप लोगों को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट देती हुई नजर आएगी। पर लेकिन ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पर लेकिन आधा पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा पैसा वो इंसान देगा जिसको पेंशन चाहिए, और उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट होती रहेगी यहाँ पर अगर वो ये स्कीम ले लेगा। यानी कि आप लोगों का जो भी जनधन वाला अकाउंट होगा उसमें आप लोगों के साथ में इसका कनेक्शन करा देंगे आप लोगों की स्कीम का, और ये सारी चीजें कट होती रहेंगी। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है वो पेंशन फंड मैनेजर रहेगा, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, आगे चलकर आप लोगों को पेंशन देने का काम करेगा यहाँ पर ये। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये काम चलने वाला है। तो दो मिलकर टैकल करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जो कि आप लोगों की स्कीम को रजिस्टर कराने का काम करेंगे। जो लोकल एरिया में कंप्यूटर की जो दुकानें होती है वहां पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती है ऑनलाइन, तो वो आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। इंपॉर्टेंट फंडा क्या है यहाँ पर अब, कि जिसको भी इसके अंदर जाना है वो है बेसिकली यहाँ पर मंथली इनकम जो है वो 15,000 से नीचे होनी चाहिए, और उसकी एज जो है वो 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इंसान आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इसके चलते स्कीम ली जा सकती है, तो उसको जरूर आप लोग ये चीजें बताइएगा। इसी के साथ में यहाँ पर मोबाइल फोन वगैरह, सेविंग अकाउंट और आधार कार्ड, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इनके बिना काम नहीं चलेगा यार, ये तो जरूरी है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि मोबाइल फोन हो गया, आधार हो गया, और यहाँ पर बैंक अकाउंट हो गया, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, अगर वो ऑलरेडी किसी स्कीम का फायदा उठा रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कि ये भी मजा ले लो और यहाँ पर भी ले लो, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, एक ही का मजा लेना है। तो कोई पेंशन, अगर न्यू पेंशन स्कीम का मजा ले रहा है, अगर इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मजा ले रहा है, या फिर इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का मजा ले रहा है, तो ये मजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये याद रखना। इसी के साथ में यहाँ पर कोई अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो ऑलरेडी उसकी सैलरी इतनी है कि इस कैटेगरी से बाहर ही निकल गया, तो उसको भी ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा भाई साहब। तो ये बातें इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दी है, तो बाद में मत बोलना कि भाई साहब बताई नहीं थी हमको ये बातें, स्कीम भेज दी हमको, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर लेकिन कुछ और मुद्दे हैं यहाँ पर ये, अगर जिसके नाम से वो स्कीम चल रही है आगे चलकर उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ है या फिर वाइफ ने रखी है तो उसके हस्बैंड को 50% वो एंटाइटल आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से बेनिफिशियरी जो होगा यहाँ पर वो, ठीक है। फैमिली जो पेंशन है यहाँ पर एक तरीके से ये तो स्पाउस को मिलेगी ओनली, ऐसा नहीं कि बच्चे को मिलेगी, यानी कि तो हस्बैंड को मिलेगी अगर वाइफ ने ले रखी है, और तो हस्बैंड को, और हस्बैंड ने ले रखी है तो वाइफ को। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, मान लीजिए एक कोई पर्सन है उसने ये स्कीम ली, स्कीम की जो फायदा होना स्टार्ट होगा 60 साल के बाद होगा, 18 से 40 तक के बीच में आप लोगों को लेना है और तब तक पैसा पे करना है। पता चला ये इंसान ये जो है ये बीच में ही मर गया, तो इसका जो भी घर का जो पर्सन होगा, जो भी इसकी वाइफ वगैरह होगी या हस्बैंड होगा, तो वो फिर यहाँ पर पे करेगा। अगर उसको लगता है इससे बाहर निकलना है, मेरे बस की बात नहीं है, तो विड्रॉ भी यहाँ पे कर सकता है या फिर रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों बातें बड़ी ही क्लियर बताई गई, कितना पैसा मिलेगा और स्पाउस को ओनली 50% एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा क्रिस्टल क्लियर की गई है।
इसी के साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए क्या यही एक स्कीम है? नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट ने दुनिया भर की और भी स्कीम चला रखी है, जैसे लेबर रिफॉर्म हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि। ये नहीं उनके लिए छोटे छोटे जो एक तरीके से जो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, सड़कों पर सामान बेचने वाले, उनके लिए यहाँ पर चलाया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्बन लोगों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अभी काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में थी, और फिर से इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है 2022 तक के, जो मार्च तक के लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी के साथ में आत्मनिर्भर भारत रोजगार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली इनफॉर्मल वर्किंग क्लास के लिए भी स्कीम है। तो दुनिया भर की ऐसी स्कीम हमारे देश में आप लोग को देखने को मिल जाएगी, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ कंडीशन है जिनके बारे में याद रखेगा, ये जो मैंने आप लोगों को मुद्दे बताए। तो अनऑर्गेनाइज और ये कौन कौन से सेक्टर होते हैं और स्कीम का फायदा क्या है, तो एक पूरी स्कीम तैयार करा दी मैंने एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्कीम के बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, और अगर ईपीएफओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, एपीएफसी के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा आप लोगों का, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे देश में एनपीए हो जाते हैं। एनपीए क्या होता है? इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसा पैसा अगर आप लोग किसी को उधार दे दो तो ब्याज तो आना बंद हो जाए, इसी के साथ में पता चले कि पैसा भी डूब गया, तो यानी कि आप लोग बोलोगे भाई साहब मेरा पैसा नॉन परफॉर्मिंग हो गया, यानी कि मूल धन तो धन, मतलब ब्याज तो ब्याज, मूल भी आना बंद हो गया। तो ये वाली चीज देखने को मिलेगी। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है आप लोगों को किसके पास में है, तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों को इंडस्ट्रीज के पास में देखने को मिलेगा, यानी देश के बड़े बड़े जो लघु उद्योग है, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा, क्योंकि उनका बिजनेस कई बार फेल हो जाता है, तो इसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी के चलते कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बहुत सारी बातें बताऊंगा, उनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएगा, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी उनको चलकर आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक बात जानेंगे। पहले तो हम लोग छोटी छोटी सी बातें समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये लिख रखा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी इन सब मुद्दों को देखने के लिए। पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मुद्दा क्या है, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। एसेट जो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पर ये है बैंक, इस बैंक ने पैसा उधार दिया इस ए पर्सन को, ठीक है, और यहां पर हो गई कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो बैंक बोलेगा भाई साहब देख मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मैं इसके साथ में मगजमारी करूं जाकर, ये इंसान मेरे पैसे नहीं दे रहा है, अब तुमको क्या करना है, इसको बोलेगा ये कंपनी को कि यार तुम ये पैसे निकाल कर लेकर आओ, इसके पास में मेरे जो है वो 1 लाख रुपए बेसिकली पड़े हुए हैं जो कि देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कर तू मेरे यहाँ पर 95,000 रुपए दे दे मुझे लाकर, बाकी के 5,000 रुपए जो है वो तू रख लिए, ये काम तुझे करना है। वो बोलेगा ये मुझे पैसा क्यों देगा, मेरे तो इसके रिश्तेदार थोड़ी ना मेरा ये। तो बैंक बोलेगा जब इसने मेरे से लोन लिया था तो ये कुछ कागजात इसने मेरे पास में रख दिए थे अपने घर वगैरह के, ठीक है, तो ये जो घर के कागजात हैं इनको ले जाकर बेच, चाहे कुछ भी कर, मुझे पैसा ला कर दे। तो बैंक जो है वो बीच में से हट गया, कह रहा है कि यार मुझे और भी बहुत काम है, लोगों की डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट देना और दुनिया भर की चीजें देखना, तो वो बेसिकली मेरे काम नहीं है कि मैं जाकर वसूली करूं, तो ये वसूली का काम तुम करो। मूवीज में देखा होगा ना, हीरो को बोल देते हैं कि वसूली करके ला, तो ये वसूली का काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। क्या इनके लिए हमारे देश में कोई प्रोविजन है? जी हाँ बिल्कुल है, यह है सरफाइसी एक्ट 2000 का, जिसको बोलते हैं यहाँ पर इसका सेक्शन 3 सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल असिस्ट, जो यहाँ पर ये एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की जो यहाँ पर ये इसके ऊपर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये काम करता है यहाँ पर, इसके तहत आप लोग इसको बना सकते हैं। आरबीआई रेगुलेट करता है, तो क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं, वो बैंकिंग जैसा काम नहीं करती है, पर लेकिन एक तरीके से उनके पास में सिस्टम सारे रहते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से उस लेवल पर जाकर चीजों को करने के, पर बैंक नहीं रहते हैं वो एक तरीके से, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को यहाँ पर ये करते हुए नजर आएंगे। तो ये बोला गया है अभी रिसेंटली इनके द्वारा कि यार सरफाइसी एक्ट के तहत आप लोग उसको तो लेकर आ जाते हो, जो यहाँ पर ये कंपनी है अगर वो दिवालिया निकल जाता है, तो आप लोग आज की डेट में जो फार्मर जो लोन लेते हैं उसको आप लोग इसके लिए क्यों नहीं लेकर आते, उसको भी तो आप लोग इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इनके द्वारा ये बोला गया। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड कहां गया वो, ये वाला। यहां पर आज की डेट में अगर बात करें, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये तैयार की जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये बोला कि 11.3% जो यहां पर आज की डेट में एनपीए देखने को मिलेगा वो इंडस्ट्री का है, सर्विस सेक्टर का है वो 7.5 और किसानों का है 9.8। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है यहाँ पर किसानों का कि एक तो कई बार फसल फेल हो जाती है, वो बेचारे अपना लोन पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
कई बार ऐसा भी रहता है कई सारे जो एरिया में जो उनको पता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं, अगर बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी के साथ में पंजाब, हरियाणा, ये सारे एरिया देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको पता है किसानों को कि जैसे इलेक्शन होंगे लोन माफ हो जाएगा। तो कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जो पे कर सकते हैं फिर भी पे नहीं कर पाते हैं। इवन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लोन तो माफ किया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और बना दिया, तो और ज्यादा पैसा प्रोवाइड कराने की बात की गई। यहां पर बेसिकली एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि जब यहां पर फसल कट जाती है तो वो चीजें देखने को मिली। तो इलेक्शन के पहले जस्ट ये मुद्दा आता है निकलकर कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, कहीं और पर इलेक्शन रहेंगे, तो थोड़ा सा अगर डिले हो गया रीपेमेंट में तो उनको पता है कि यहां पर क्या होगा, दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, अपना लोन माफ हो जाएगा। पर लेकिन जो बैंक है उनको तो सांस आना बंद हो जाता है, उनको तो कहा, वो तो कहेंगे गई भैंस पानी में, तो बैंकों को दिक्कत लगने लगती है। तो हमारी कंट्री में सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड लैंड होल्डिंग और हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019 की रिपोर्ट आई थी जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा प्रस्तुत की गई। उसने ये बोला कि जो डेट है, उधारी जो है 57% थी यहाँ पर, यानी कि 47,000 करोड़ के करीब हुआ करती थी 2013 में, ये लगभग अब 74 हो गई है, यानी कि ये जो 4 इधर चला गया और यहाँ पर ये 7 इधर आ गया। तो इतना ज्यादा आज के डेट में आप लोगों को नजर आएगा। और बाकी आप लोगों को पता ही है कंडीशन ये कि लोन माफ करने की जब बात आती है तो हमारे पॉलिटिशियन भी यहाँ पर पूरा मजा लेते हैं और फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें जो निकल कर आती है फिर यहाँ पर ये सारा ठेकरा फूट जाता है। तो हमारी कंट्री में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाए और इसके लिए भी यहाँ पर ये काम करके चले। तो अभी इसके बारे में मुद्दा जो है वो सामने निकाल कर लेकर आया जा रहा है, खासकर जो यहाँ पर ये सिस्टम है इनके द्वारा। तो ये इसके चलते बोला भी गया था यहाँ पर बजट 2021-22 में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए। तो उसके चलते ये माना जा रहा है कि हमारे देश में लगभग 70 ऐसे बड़े बड़े अकाउंट हैं आज के डेट में जहां पे लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए आज के डेट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो बेस पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि फंसे हुए हैं। तो बैड बैंक का मतलब ये होता है कि डूबे हुए को यहाँ से पैसे को आप लोग को निकाल कर लेकर आना है, उसी के लिए काम करने की बात की गई। चैलेंज कई सारे देखने को मिलेंगे। एक तो फंड नहीं कई बार रहता है, एब्सेंट हो जाते हैं यहाँ पर वाइब्रेंट जो डिस्ट्रेस्ड डेबिट मार्केट है, सब मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतना लो कंडीशन बनी हुई है, वो ऐसे ही रो रहे हैं, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। कई बार प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज होते हैं वो नहीं निकल कर सामने आते हैं तो दिक्कतें निकल कर आ जाती है। और कई बार सेकेंडरी जो मार्केट होती है वो ज्यादा मैच्योर नहीं रहती है। प्राइमरी मार्केट होती है जहां पर स्टॉक फर्स्ट टाइम बेचते हैं, सेकेंडरी में जब उसको मार्केट में अलग ही खरीदते बेचते हैं, रेगुलेटरी भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हम लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो ये मुद्दा निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बात करती है सेडेशन यानी कि देशद्रोह के बारे में। हमारे देश में अभी आसाम पुलिस के द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सन जर्नलिस्ट है उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया। बोला कि ये बंगाली और इसी के साथ में आसामीज लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो देशद्रोह का जब भी चार्ज लगता है वो लगता है सेक्शन 124 आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत। तो बोलता है कोई भी सिंबल के तौर पर उल्टी सीधी हरकतें करते हो, किसी को डराते हो, धमकाते हो, सिंगल साइन दिखाते हो, उनको लड़ाने का काम करते हो, तो ये आप लोगों के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगेगा। इवन यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि कोई अगर यहाँ पर किसी के लिए डिसलॉयल बेवफाई की काम करता है, कोई दुश्मनी निकालने का काम करता है, तो यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, किसी को लगता है कि कोई एक तरीके से कोई नहीं गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसके ऊपर अगर वो कोई बोल रहा है कि हाँ ऐसा नहीं गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए कि उसको देखोगे आप लोग कि इंसान सेटिस्फाई नहीं है काम से, उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वहां पर देशद्रोह का चार्ज नहीं लगेगा। तो ये ऐसा मुद्दा है, अंग्रेजों के द्वारा जब ये लाया गया था उस टाइम पर हमारे देश में स्टार्टिंग में अंग्रेजों को ये लगा कि यार देशद्रोह का चार्ज ना रहने देते हैं, अच्छा नहीं है, यहाँ पर सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मुद्दा देखने को मिला था। पर लेकिन आगे चलकर ये लगा कि इसका तो काम करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा, तो फिर अंग्रेज भी यहां पर लेकर आ गए। तो क्या है, अगर ये लग गया नॉन बेलेबल ऑफर है, बेल भी मिलेगी, ठीक है, लाइफ टर्म तक भी इंप्रिजनमेंट हो सकता है, जॉब तो मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट आप लोगों का पासपोर्ट वगैरह भी जब्त कर लेंगे और टाइम टू टाइम आप लोगों को जेल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये है मुद्दा कि कैसे इसको बेसिकली यहाँ पर गलत कई बार यूज किया जाता है। तो आर्टिकल जो 19 का जो 2 है वो यहां पर पावर देता है कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मेंटेन करनी है यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो वो भी देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो वो भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कम से कम कुछ ऐसा मुद्दा रखे ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। अब यहाँ पर क्या होता है, इशू क्या है इसके साथ में, एक तो ये बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, अब तक यूज करें। दूसरा क्या है यहाँ पर, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी इसके साथ में यहाँ पर ये थे बोलते कि सही चीज नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, फिर भी हम लोग यूज करें। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है सही चीज यहां पर नहीं है। केदारनाथ सिंह वर्सेस जो स्टेट ऑफ बिहार का केस था, बोला कि लिमिटेड यूज करो यार, ये लिमिटेड के लिए ही बनाया गया है। और इसी के साथ में बोला गया कि आप लोग डेमोक्रेसी की वैल्यूज को भी यहां पर सप्रेस कर रहे हैं अगर इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सबको पता है, पर लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम यहां पर ये आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलता ही रहता है। और इवन फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे, आर्टिकल 19 के तहत भी यहां पर लोगों के जो अधिकार है उनका ये हनन करता हुआ नजर आता है, ये बातें बोली जाती है। कन्विक्शन रेट काफी कम आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर।
ये छोटी स्लाइड है, इसमें वही बातें लिख रखी हैं कि अगर आप लोग बढ़ई को एक पेड़ काटने की जगह पूरा जंगल काटने को दे दोगे, वो बर्बाद कर देगा। तो ये ऐसा ही यहाँ पर कि लोगों को ढंग से यूज किया जाए। अगर किसी को 160 के बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर 93 लोगों को कन्विक्टेड पाया गया है, तो ओनली इसमें से 2 लोग ऐसे जिनको रियलिटी में जिनके द्वारा कुछ हरकतें की गई थी। तो कई बार तो लोगों को जबरदस्ती ऐसे ही पकड़ पकड़कर जेल में डाल देते हैं, ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये पूरा कानून मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ओके। तो कई सारे हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल देख लिए जो काफी इंपोर्टेंट थे, एक एक कर जान लेते हैं। एक तो ये याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी और लेंथी होगी। तो बाकी आप लोगों को पता ही है सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोली। अगर लगता है आप लोग ये चीजें कर सकते हैं तो आप लोग जरूर करिएगा, वरना तो यार मैं कुछ क्या ही करूं, इसमें क्या ही बोलूं आप लोगों को। बाकी यहाँ पर आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। ये आप लोगों को पहले एक डायनासोर वाली थी, यहाँ पर ये आप लोगों ने हम लोगों ने देखी प्रधानमंत्री की जो ये पर्टिकुलर स्कीम वाली जो हम लोगों ने देखी। फेस रिकॉग्निशन वाला भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, काफी इंपोर्टेंट मुद्दा था। इसी के साथ में डैम सेफ्टी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, कोई कंफ्यूजन उसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में एक और जो इंपोर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, ये सारी चीज जानी। और यहाँ पर ये नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने देखा जो कि देशद्रोह के बारे में बातें कर रहा है। तो काफी इंपोर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर ये है आप लोगों के सामने क्विज, इसको आप लोग रोक कर इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि 1 घंटे से ऊपर चले जाए और फिर आप लोग बोलो कि सर क्या कर दिया, ठीक है। और ये है इसके बेसिकली आंसर, तो खैर कल मिलेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर आप लोग देना वीडियो को पॉज करके, और ये कल के हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको पॉज कर लीजिए, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए फिर से, और आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ केरला का केस है, यहाँ पर आर्टिकल 75 था यहाँ पर, ये जो कि बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल 217 हो गए यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ओके। तो ये था टोटल चीजें। बाकी यार इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये, और दूसरों को भी बताएगा बच्चों को। तो वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं करिए, ताकि वीडियो जो है ये लोगों तक पहुंच पाए ढंग से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, इसको एंजॉय करो यार। हाँ, मॉर्निंग में आ जाना एग्जैक्ट 6:30 बजे, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।